नमस्कार साथियों। आज अपन मिलते हैं एक और नए प्रश्नोत्तरी के साथ में। आज की इस दूसरी क्लास में आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ में भारतीय संविधान का इतिहास लेकर के आया हूं। तो साथियों, भारतीय संविधान के इतिहास के जो संक्षिप्त विषय हैं उन के बारे में अपन चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न हैं पिछले जितने भी बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए उन प्रश्नों से मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। और लिखते भी जाइएगा साथ साथ में कि कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा। देखिएगा, जिस भी साथी के पास पीडीएफ पहले से पहुंच चुका है वो पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये पीडीएफ है। इन पीडीएफ में जो आप जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी प्रकार से आज पहले प्रश्न के साथ में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे देखिएगा भारतीय संविधान के इतिहास के रूप में दूसरा प्रश्न और पहले प्रश्न से रूबरू रहेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान क्या क्या था। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें जो समझौते थे वो क्या क्या समझौता था और इसमें से कौन सा प्रावधान उसमें था। तो देखिएगा, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का ये भी नहीं था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये भी नहीं था, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये भी नहीं था। लेकिन आखिरी जो आपका ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, ये इसका सही आंसर रहेगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रावधान किया गया था। और ये प्रश्न IAS 1997 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस पेपर में से सभी प्रश्न उठाए गए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिएगा। तो देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में जब सम्मिलित करेंगे तो सूरत का विभाजन है वो किसके साथ होता है। तो सूरत का विभाजन जो होता है वो साथियों, सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था। यानी कि लमसम जो सूरत का विभाजन हुआ था 1907 के आसपास हुआ था। इसके बाद में सांप्रदायिक निर्णय है वो हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ था वो हुआ था 1932 के अंदर। सर्वदलीय सम्मेलन यहाँ पे न कट चुका है किसी टाइपिंग की वजह से, यहाँ पे न और है। जो सम्मेलन हुआ था वो साथियों हुआ था 2, इसमें राइट होगा, यानी कि 1928 के अंदर हुआ था। और बाकी जो अपना संपूर्ण जो स्वराज है वो पूर्ण स्वराज संकल्प जो लिया गया था वो लिया गया था पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 के अंदर। और पांचवा ऑप्शन इसमें यूँ ही दिया गया है, जो लास्ट ऑप्शन है अपना। तो इसी प्रकार से पहले में चार और दूसरे में सांप्रदायिक जो निर्णय है वो इसमें 1932 है, सर्वदलीय सम्मेलन है 1928 है। और इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहता है, तीसरे में पांचवे का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये तो गलत ही होता है। ये बी ऑप्शन जो आपका सही ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के जनरल गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि किस अधिनियम के तहत जो जनरल गवर्नर होता है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर ये भी नहीं है, इस तहत के नहीं दिया गया है, चार्टर एक्ट के अंतर्गत नहीं है, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत है। यहाँ पे 1961 का ऑप्शन भी नहीं है। तो साथियों यहाँ पर अपन 61 कर देते हैं। यानी कि जो तीसरा प्रश्न है इसका ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। 1861 का जो प्रावधान था वो है। और ये यूपीएससी 1997 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से चौथे प्रश्न में देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिएगा। देखिए, भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909, इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस अपन जरूर करेंगे। जो अधिनियम है ये मार्ल मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था। इसमें पहली बार मुस्लिम सदस्य के प्रतिनिधित्व का मतलब पहली बार जो मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। और भारतीय में भारत सचिव गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषदों में नियुक्त की गई थी। इसी तरह से देखिएगा, अगस्त घोषणा, तो इसमें मुख्य रूप से जो भी होंगे उनको आपको सम्मिलित करना होगा। तो देखिएगा, अगस्त घोषणा कब की गई थी। अगस्त घोषणा जो थी, अगस्त घोषणा साथियों यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहला है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा है वो किन के द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड मैंगेड्यू के द्वारा की गई थी, मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था लॉर्ड लिथगो ने। और अगस्त संकल्प किसके द्वारा दिया गया था। तो अगस्त जो संकल्प है वो अगस्त संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और प्रत्येक कार्यवाही दिवस है वो मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में
स्वीकार किया गया था, यानी कि इनके द्वारा बनाया गया। ये भी यूपीएससी 1997 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अमूमन प्रश्न जो यूपीएससी के अंदर पूछे गए सबसे ज़्यादा यूपीएससी और एसएससी पर जोर हमारा ज़्यादा रहता है, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो साथियों पांचवें प्रश्न का जवाब रहेगा 1773 के अंदर। अब देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 के अंदर पारित किया गया था, तो ये प्रश्न यूपीएससी 1994 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। यानी कि जो हमारे संविधान समिति के निर्माण दिन के तहत जो भी एक्ट आए थे वो एक्ट आपको सभी को याद रखने होंगे। यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रखने वाले जो एक्ट है वो सभी आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट वो 1973 के अंदर आया था। अब देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट में क्या थी, इस एक्ट के अंतर्गत जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सरकार थी उसे स्थगित की गई थी, और जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो प्रसिद्ध 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग के रूप में कार्य करते थे या उपयोग की संयुक्त भूमिका के रूप में कार्य करते। इनकी मुख्य बातें थी कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जो गवर्नर थे उन गवर्नर ने ये निर्णय लिया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, और बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जो आज भी मौजूद है। तो अगला देखिएगा भारत गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। यानी कि किस एक्ट के तहत यहाँ पर इनको अधिकार मिला था कि इस एक्ट के तहत ये वो अधिकार पा सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका जवाब रहेगा वो रहेगा 1786 एडेंडमेंट एक्ट। यानी कि 1786 के अंदर जो एक्ट जारी किया गया था उस एक्ट के तहत है। एक और एक्ट आया था जो कि 1784 के अंदर आया था, ये देखिए इंडिया पिट है। इस एक्ट को पिट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये दोहरे शासन का प्रारंभ करता है, यानी कि इसमें एक दोहरा शासन प्रशासन प्रारंभ हुआ था इस एक्ट के दायरे में। और इसमें पहला जो एक्ट था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स, यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा था बोर्ड कंट्रोलर यानी कि राजनीतिक मामलों के लिए था। और इसी प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके, ये भी हो चुका है। और 1813 का जो चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो इनका एक्ट था वो 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और कंपनी के साथ भारत के जितने भी व्यापार करने के एकाधिकार थे वो सारे के सारे छीन लिए थे। यानी कि जो विदेशी कंपनियां थे वो छीन लिए थे। और किंतु इनके जो चीन का साथ का जो व्यापार था वो पूरी या देशों के साथ में जो चाय के व्यापार संबंध थे वो 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त करता था। यानी ये इनके पास में सीमित थे, और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार खोल दिए थे। यानी कि कुछ सीमा है वो सीमित रूप से खोल दी गई थी जिससे भारत में व्यापार को बढ़ाया जा सके। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी समृद्धि नियुक्त किया गया था। यानी कि कब किया गया था महारानी विक्टोरिया को जो भारत की साम्राज्ञी समृद्धि, तो 1858 के अंदर इसको घोषित किया गया। यानी कि इसका ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट रहेगा। अब देखिएगा इसके अलावा इसका एक और प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, दोनों के दोनों ये प्रश्न पूछे गए हैं। जो ये प्रश्न था 7वां जो 8वीं बीपीएस में पूछा गया था, 38वीं बीपीएस जो एग्ज़ाम हुआ था उनके अंदर पूछा गया था। बीपीएस यानी कि बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आईबीपीएस वगैरह, ठीक है ना, उसके अंदर पूछा गया था। और अगला प्रश्न देखिएगा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों के बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। यानी कि ऐसा जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वो क्या था, देशी रजवाड़ों को हड़कने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे। देशी रजवाड़ों की यथावत स्थिति बनाए रखी जाने की, ये जो था बी ऑप्शन इसमें है, ये है वो ब्रिटिश शासन ने वापस आश्वासन को पूरा किया था। मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य, अब देखिएगा मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले मार्ल मिंटो की तरफ चलते हैं। मार्ल मिंटो फ़ोन साथियों थोड़ा सा हैंग होने की प्रवृत्ति में है, क्योंकि जब लाइव क्लासेस ज़्यादा लेते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है। मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो देखिएगा मार्ल मिंटो सुधार है उनका उद्देश्य क्या था, तो उसका जो उद्देश्य था ये प्रश्न 1992 के अंदर पूछा गया आईएएस के अंदर। और पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य जो इसका था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब देखिएगा मार्ल मिंटो
अगला और प्रश्न है, मार्ल मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि मार्ल मिंटो सुधार का बिल है वो किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ल मिंटो का जो बिल है वो 1909 के अंदर पारित किया गया था। 1909 के अंदर पारित किया गया था। यानी कि 1909 के अंदर मार्ल मिंटो, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिषदों को नियुक्ति दी गई और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट वाद विवाद करने में, सार्वजनिक हित विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। यानी कि इस प्रकार से इस मार्ल मिंटो सुधार एक्ट को जारी किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी कि जो मुसलमानों के लिए था, जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये है वो मार्ल मिंटो सुधार के बाद में आता है। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ल मिंटो सुधार के अंतर्गत ही लाया गया था। यानी कि मुसलमानों, अभी मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ल मिंटो सुधार के अंतर्गत ही लाया गया था। यानी कि इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन राइट रहेगा। इसी प्रकार से 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? यानी कि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बाद में किस व्यवस्था की बात की गई थी? तो उसमें सबसे, इसमें तो जो एम है वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी कि इसके अंदर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी अहम भूमिका रखी थी। यानी कि मुस्लिम और हिंदुओं के मध्य जो मतभेद थे उनको कम करने की सबसे बड़ी पहल इसमें ऐतिहासिक पहल मानी जाती है। और मोंगेटियो-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यानी कि जो मोंगेटियो सार था, जो मोंगेटियो-चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें प्रांतों का दोहरा शासन था। यानी कि इसमें ये जो मुख्य रूप से सार था वो प्रांतों का दोहरा शासन था। इसी प्रकार से 14वां प्रश्न देखिए, 1946 का कैबिनेट मंत्रियों से गठित 1946 का कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। 1946 का कैबिनेट मंत्रियों का संगठित था, इसमें तो ये तीनों आए हैं, लमसम ये तीनों ही आए हैं जो भारत में पधारे हैं, उनका स्वागत भी किया गया था। ये तीनों भारत में आए हुए हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? जो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों के रूप में भारत आया था उसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी इसमें सदस्य नहीं थे। प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा, 1946 का कैबिनेट मंत्रियों से गठित जो 3 सदस्यों का एक संगठन भारत आया था, यानी कि 3 सदस्यों से युक्त एक मंत्री बैठक जो भारत में आई थी उसमें से लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं थे। इसी प्रकार से देखिएगा 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिएगा प्रांतीय सामूहिकरण ये तो सही है, लेकिन भारतीय सदस्यों का जो, देखिएगा साथियों, भारतीय सदस्यों का जो बीच बीच में कई साथी ऐसे होते हैं जो कॉल करते रहते हैं, तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा जी। आप सब जब क्लास लाइव चल रही होती है तो मुझे कॉल कम कीजिएगा, कॉल आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि मैंने फ़्लाइट मोड ले लिया है। अब देखिएगा, इसमें भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल, ये इसका जो है वो आश्वासन नहीं था जो इसके अंतर्गत है। तो प्रश्न का यही जवाब है इसके, यानी कि जो कैबिनेट मिशन का कौन सा विषय नहीं था, तो ये एक विषय इसका नहीं था। यानी कि जो प्रांतीय सामूहिकरण था, यानी कि प्रोविजनल जो ग्रुपिंग था वो इसका सदस्य था, और पाकिस्तान की स्वीकृति ये भी इसका सदस्य था, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी इसका था, यानी कि जो इसका ये विषय था। और बाकी संविधान निर्माण का अधिकार, ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IAS 1996 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन के अंतर्गत चलाया गया। इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी कि जो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का जो शासन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। इसके अंतर्गत भारत के अंदर योजनाएं चलाई जाती थी। 17वां प्रश्न देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए एसएससी के लिए भी है, जिसमें पॉलिटिकल रहता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो माउंटबेटन के नाम से जानी गई थी ये साथियों।
इसी प्रकार से 18वां प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। माल मिंटो सुधार किसके लिए जाना जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। आप सभी को मैंने बता ही दिया पिछले प्रश्न में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन के लिए जाना जाता है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करता है। जो कैबिनेट मिशन सन 1946 को भारत आया था 3 मंत्रियों के रूप में। 3 मंत्रियों के नाम भी मैंने ऊपर बता दिया, कौन सा नहीं आया था वो भी मैंने आपको बता दिया, लूमर नहीं आया था। तो 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अधिनियम को सही ढंग से मिलाइए। तो जितने भी अधिनियम है उन अधिनियमों को सही ढंग से मिलाना है। तो देखिएगा कौन सा अधिनियम किसके साथ में मेल खाता है। पहला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है? एक बार मैं इसको ऊपर खिसकाना चाहूँगा थोड़ा सा, देखिएगा। हाँ, अब है वो, इसको ज्वाइनिंग करते हैं थोड़ी सी और स्कॉलर को नीचे लेंगे। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या था? 1919 का प्रांतियों का द्वैध शासन था। क्या था? प्रांतियों का द्वैध शासन था। और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जो आप सभी जानते हैं प्रांतीय स्वायत्ता है, सॉरी प्रांतीय स्वायत्ता नहीं है, प्रांतीय स्वायत्ता तो हमारे मिंटो सुधार की है। तो इसमें है वो मुख्य रूप से, और ऑप्शन मार्लिमेंटो सुधार है। मार्लिमेंटो सुधार है वो सांप्रदायिक निर्वासन के लिए, बिल्कुल ये सही है। प्रांतीय स्वायत्ता है, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अंतर्गत है। मार्लिमेंटो के अंदर तो क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन है। और दो ऑप्शन देखिएगा, भारत परिषद विधान अधिनियम 1961। जो भारत परिषद विधान अधिनियम 1961 है उसमें क्या है? तो ये इसमें सती प्रथा का अंत माना जाता है। सती प्रथा का अंत इन्हीं से होता है, भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत किया गया। अधिनियम 1898 क्या है? अधिनियम 1898 क्या है? तो अधिनियम 1898 ऑटोमेटिकली सबसे पीछे बच जाता है, जो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एक ही प्रश्न में 5-5, 6 प्रश्नों को मैं उल्लेख करवाता जा रहा हूँ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यानी कि जो अखिल भारतीय का जो महासंघ स्थापित कराने का प्रावधान सम्मिलित किया गया था, तो वो किया गया था 1935 के अंदर किया गया था। यानी कि इसका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रावधान लिया गया था। और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में केद नहीं है? ये केंद्र है। हाँ, ये केद नहीं है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत जो द्वैध शासन है, केंद्र की प्रणाली है, वो स्थापित की गई थी? तो ये प्रणाली स्थापित की गई थी 1935 के अंदर। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो इसके अंदर 1935 के अंदर क्या ली गई थी? केंद्र द्वैध ली गई थी। और दूसरा 1935 के अंदर क्या लिया गया था? दूसरा 1935 के अंदर लिया गया था प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है ना साथियों। तो 2 पॉइंट आपको मोस्ट रूप से नोट हो गए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली जगह द्वारा किया गया था। यानी कि इसमें से खाली जगह में से कौन सा आएगा? तो इस खाली जगह में क्या आएगा? इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? 1935 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। यानी कि एक तो हो गया स्वायत्ता और दूसरा हो गया इसमें क्या? द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है ना। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता से है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अधिनियम की प्रमुख स्वायत्ता है, प्रांतीय स्वायत्ता है, वो तो किसके अंदर है? 1935 के अंतर्गत है। और किस अगले प्रश्न में, ये तो हो चुका है। अगले प्रश्न में देखिए, आखिरी प्रश्न है शायद आपके इस आज के इस लाइव क्लास का। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्लिमेंटो द्वारा नहीं किया गया था। मार्लिमेंटो द्वारा कोई पद नहीं दिए थे। ये तो एक सांप्रदायिक चुनाव के रूप में चुना गया था। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जारी किया गया था। ये RRB TC 2009 में और BPSC 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से जिस भी साथी ने इस वीडियो को पूरा देखा है, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जुड़े रहिएगा मेवारा क्लासेस के साथ में। और अगर इस PDF को आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मेवारा क्लासेज, पीछे जालोर जरूर लिखिएगा, JLORE। ये आपको PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। और बाकी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से PDF आप पा सकते हैं। जैसा कि आपको ये जूम करके मैं मोबाइल नंबर
बता रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करके आपको इस पे आप मांगिएगा कि सर आपको कौन सा जो चाहिए, तो आप ऊपर वाला नाम ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप PDF मांगते हैं तो ये आप ज़रूर टाइप करके भेजिएगा ताकि हम सर्च कर सकें और आपका सीधा PDF आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक क्लास देखने के लिए।